नमस्कार एंड आई वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अव्यय। अव्यय क्या चीज़ होता है? देखिए, अव्यय जो होता है वो अविकारी होते हैं। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। अब ये विकारी और अविकारी क्या चीज़ होता है? देखिए, विकारी क्या चीज़ होता है? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी विकारी किसे कहा जाता है? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी क्या होता है? देखिए, किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय या अविकारी कहलाते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है ना। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अव्यय का मतलब ही होता है कि जो व्यय न हो। यानी जो अव्यय है ना, अव्यय का मतलब क्या होता है कि जो कभी व्यय न हो, इसका मतलब होता है अव्यय का, है ना। तो अब विकारी क्या चीज़ होता है समझ चुके होंगे आप लोग कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वो आपके विकारी होते हैं। अविकारी क्या होते हैं? अविकारी होते हैं कि जो हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, वो आपके अविकारी शब्द होते हैं। तो जो अव्यय होते हैं आपके, ये अविकारी शब्द होते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि अव्यय होता क्या चीज़ है। तो देखिए, जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता अर्थात जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। यानी अव्यय किसे कहा जाता है कि जिनमें कह रहे हैं कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन रूप नहीं बदलता है ना, मतलब हमेशा एक जैसे रहेंगे, जिनका रूप नहीं बदलता है कभी। कह रहे हैं कि जिनमें लिंग, मतलब जो लिंग होता है आपका, वचन, कारक, काल, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके अव्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से आप लोग इसको समझ पाएंगे। देखिए, उदाहरण देखिए, कह रहे हैं कि राम और श्याम मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। अब यहाँ पे जो और आया है ना, इस और को किसी भी, चाहे लिंग कोई भी हो, यहाँ पे चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस और पर। या फिर वचन कोई भी हो, कारक कोई भी हो, काल कोई भी हो, ये और नहीं बदलने वाला, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही कहने का मतलब है कि जो अव्यय होते हैं उनमें लिंग, वचन, कारक को चाहे कुछ भी हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, चाहे कारक उसका, चाहे काल, इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है जो आपके अव्यय होते हैं उन पर। जैसे वाह, तो वाह जो है ना, वो चाहे कोई भी लिंग हो, कोई वचन कारक काल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्या है? अव्यय है आपका वाह, है ना। देखिए, और देखिए, कह रहे हैं कि घड़ी धीरे धीरे चलती है। अब ये जो धीरे धीरे शब्द आया है ना, ये आपका अव्यय शब्द है। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी लिंग, वचन, कारक इन सब का, है ना। तो यही आपका अव्यय होता है। अब देखिए, अव्यय के भेद। अव्यय के भेद कितने हैं? तो अव्यय के 4 भेद हैं। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के 4 भेद हैं। कौन कौन से? अब देखिए, एक तो होता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा आपका है समुच्चय बोधक अव्यय, और आपका चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी कि अव्यय के 4 भेद हैं। कौन कौन से? एक तो क्रिया विशेषण अव्यय होता है, दूसरा संबंध बोधक अव्यय होता है, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय होता है, और चौथा आपका विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। अब देखते हैं हम लोग कि क्रिया विशेषण अव्यय जो है वो आखिर होता क्या चीज़ है। क्रिया विशेषण अव्यय, देखिए, क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? करें कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहा जाता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। गीता कैसे मुस्कुरा रही है? मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो आपका क्या क्या था परिभाषा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यहाँ पे क्रिया क्या है? मुस्कुराना, कि मुस्कुरा रही है, लेकिन कैसे? इसकी विशेषता बता रहे हैं, इस मुस्कुराना की विशेषता बता रही है, यानी इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो ये आपका हो गया क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने का ये काम कर रहा है। ऐसे ही जैसे घड़ी धीरे धीरे चलती है, यानी चल घड़ी ये इसमें चलने की विशेषता कैसी बता रही है जा रही है? इसमें क्रिया क्या है आपकी? क्रिया तो आपका चलना है, लेकिन उसकी विशेषता ये है कि वो धीरे धीरे चलती है, यानी इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय है। ये क्या है आपका? क्रिया विशेषण अव्यय है। ऐसे ही जैसे रवि ध्यान पूर्वक पढ़ता है,
तो इस पढ़ने की विशेषता, पढ़ना क्रिया है और इस पढ़ने की विशेषता बताई जा रही है कि रवि कैसे पढ़ता है, ध्यानपूर्वक पढ़ता है। तो रवि ध्यानपूर्वक, यहाँ पे जो शब्द आया है ये क्रिया विशेषण अव्यय है, यानी ये जो ध्यानपूर्वक शब्द है ना, ये क्या है आपका, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। क्यों? क्योंकि इस क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे पढ़ता है, ध्यानपूर्वक पढ़ता है। अब ये जो क्रिया विशेषण है ना आपका, उस क्रिया विशेषण के भी चार भेद होते हैं, यानी क्रिया विशेषण के मुख्य चार भेद होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, जो क्रिया विशेषण अभी पढ़े हैं आप लोग, उसके चार भेद होते हैं। यह क्वेश्चन बन जाता है कि क्रिया विशेषण कितने भेद होते हैं, तो चार भेद होते हैं। कौन कौन से, अभी इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए, एक तो आपका होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आपका होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा होता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण और चौथा होता है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी आपका क्रिया विशेषण के चार भेद हो गए। कौन कौन से, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है ये होता क्या चीज़ है। तो देखिए, ये है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं। करें, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए उदाहरण से इसको समझिए। करें कि घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है लेकिन कैसे, तेज, यानी इस दौड़ना की विशेषता बताई जा रही है कि तेज दौड़ता है। करें, जो शब्द क्रिया के होने की रीति, ये क्रिया है आपकी दौड़ना, और इसकी रीति बता रहा है या विधि बता रहा है कि कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है, तो ये है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये वैसे ही यहाँ पे देखिए, जैसे हवा धीरे धीरे बह रही है, तो बहना आपकी क्रिया है, लेकिन उसकी विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे बह रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, है ना। रीति बता रहा है ये कि मतलब ये जो हवा बह रही है उसके बारे में बता रहा है कि वो कैसे बह रही है, धीरे धीरे बह रही है। रीति बता रहा है, विधि बताने का काम कर रहा है। जैसे राम तेज लिखता है, तो लिखने क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है कि कैसे तेज लिखता है, यानी इस क्रिया की विशेषता बता रहा है ना। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्यामा जोर जोर से चिल्ला रहा है, चिल्लाना आपकी क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है कि कैसे जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो आप समझ चुके होंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या चीज़ होता है। अब देखिए, हम लोग अब देखते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। ये है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपका क्या होता है, करें जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। जैसे देखिए, कह रहे हैं कि जो शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। उदाहरण समझिए आप, ये है आपका उदाहरण कि वर्षा में कहाँ जाओगे, वर्षा में कहाँ जाओगे, यानी कहाँ जो शब्द आया है ना, ये आपका स्थान का बोध करा है कि कहाँ जाओगे, है ना। वर्षा में कहाँ जाओगे, ये स्थान का बोध करा रहा है, किसका, स्थान का। जैसे देखिए, कह रहे हैं कि धर्म की सर्वत्र विजय होती है, ठीक ना। धर्म की सर्वत्र, सर्वत्र मतलब हर जगह, है ना। तो हर जगह मतलब, हर जगह मतलब क्या, स्थान कोई भी इंडिकेट कर रहा है कि धर्म की सर्वत्र यानी हर जगह विजय होती है। जैसे यहाँ हम सभी सकुशल हैं, यहाँ मतलब किसी पर्टिकुलर स्थान का ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ यानी इस जगह, यानी इस स्थान पर, है ना। हम सभी क्या हैं, सकुशल हैं, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कह रहे हैं कि सीता ने कहा जहाँ राम रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगी। तो यहाँ पे जो जहाँ, जहाँ शब्द आया है मतलब किसी जगह की बात की जा रही है कि जहाँ वो रहेंगे वहीं, तो यहाँ पे जो जहाँ शब्द आया है, वहीं जो शब्द आया है, ये आपका क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही आपका कालवाचक क्रिया विशेषण भी होता है। अब एक कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जो शब्द क्रिया के काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें जब काल की बात की जा रही है तो यानी कि काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। देखिए, कह रहे हैं कि सदा सत्य बोलो और प्रसन्न रहो। तो इसमें जो सदा शब्द आया है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, समय को इंडिकेट कर रहा है कि सदा सत्य बोलो, है ना। फिर कह रहे हैं प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो प्रतिदिन ये भी आपका काल या समय को इंडिकेट करता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा क्रिया विशेषण। देखिए क्या हो जाएगा आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा ये भी। अब देखिए,
कह रहे हैं कि दिल्ली कब जाओगे, ये जो कब शब्द आया है ये भी आपको समय को इंडिकेट कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। ऐसे कह रहे हैं कि देवदत्त परसों जरूर जाएगा, तो ये जो परसों शब्द आया है ये आपका काल को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, है ना। ऐसे ही देखिए आपका है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होगा, इसमें परिमाण की बात की जाएगी। जैसे कह रहे हैं कि जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। तो इसमें क्या आपके होगा, जो परिमाणवाचक है कि परिमाण की बात की जा रही है ना। जैसे जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताए, है ना, उसे क्या कहेंगे, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग तो लगाना नहीं। काल वाले में आपका काल और इसमें परिमाण वाले में आपका परिमाण हो जाएगा कि जो है जो परिमाण के बारे में मतलब बता रहा है। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, ये आपका कह रहे हैं कि कम बोलो। अब कम कम क्या है आपका, परिमाण को इंडिकेट कर रहा है एक तरफ से, कि मतलब जो है कि कम बोलो अधिक बोलो, है ना। ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे अधिक उपजाऊ, अधिक मतलब एक तरफ से परिमाण की बात की जा रही है कि कम या अधिक, ये सब एक परिमाण की बात कर रहे हैं कि कम बोलो या फिर अधिक उपजाऊ, है ना, इस तरीके का। जैसे बंगाल में पटसन बहुत होता है, तो ये जो बहुत शब्द आया है ये आपको परिमाण को इंडिकेट कर रहा है कि क्या है आपका, पटसन बहुत हुआ। तो समझ चुके होंगे आप लोग कि परिमाणवाचक क्या होता है ना। तो अब तक आप लोग पढ़े हैं जो क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद थे उनको। अब हम लोग देखेंगे जो अव्यय के 4 भेद होते हैं उनमें से जो आपका समुच्चय बोधक अव्यय है उसको अब हम लोग देखेंगे। ये है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, जो अव्यय पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं। यानी समुच्चय बोधक अव्यय में क्या होगा, जो अव्यय पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए उदाहरण से समझिए, करें कि फोहन और मोहन अच्छे मित्र हैं। फोहन और मोहन अच्छे मित्र हैं, इसमें जो और आया है ना ये समुच्चय का काम कर रहा है, यानी जोड़ने का काम कर रहा है ना। जोड़ना, समुच्चय मतलब क्या होता है, जोड़ने का ये काम कर रहा है कि फोहन और मोहन दोनों के जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये आपका क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। और अब देखिए जैसे और देख लीजिए, करें कि माँ ने कहा कि आज मुझे घर से कहीं नहीं जाना है। करें कि माँ ने कहा कि आज मुझे घर से कहीं नहीं जाना है। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो की शब्द आया है ये क्या कर रहा है, समुच्चय का काम कर रहा है, यानी जोड़ने का काम कर रहा है कि माँ ने कहा कि, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। जैसे नहा धो लो और खाना खाओ, तो नहा धो लो एक सेंटेंस हो गया, खाना खाओ दोनों को जोड़ने का काम ये कर रहा है समुच्चय, है ना। तो ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय है। देखिए अब यहाँ पे देखिए कर रहे हैं, देखिए करें कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अब अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है बताइए, तो अथवा क्या है आपका, अव्यय है। अव्यय का मतलब जो व्यय न हो, हमेशा एक जैसा बना रहे। तो अथवा जो है ये हमेशा एक जैसा बना रहेगा, इस पर जो लिंग वचन कारक इनफों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है आपका, अथवा अव्यय है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, दे देंगे और कहेंगे ये क्या है, आपको पहचानना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं अब कि संबंध बोधक अव्यय क्या होता है। ये हम लोग जो अव्यय के भेद थे 4 उनमें से पढ़ रहे हैं। ये आपका है तीसरा वाला कि संबंध बोधक अव्यय, है ना। देखिए ये आपका संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक अव्यय क्या होता है आपका, संबंध बोधक अव्यय होता है, कह रहे हैं कि संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। यानी संबंध बोधक अव्यय क्या होता है आपका, संबंध बोधक अव्यय होता है, कह रहे हैं कि संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। देखिए और उनके पहले किसी न किसी परसर्ग की अपेक्षा रहती है, यानी उसके पहले कोई न कोई परसर्ग भी आएगा। अब इसको उदाहरण से समझिए, देखिए कह रहे हैं कि मैं घर से दूर पहुंच गया था। मैं घर से दूर पहुंच गया था, तो इसमें परसर्ग से जो है ना ये आपका परसर्ग लगा हुआ है। और आपका परिभाषा क्या थी कि संबंध बोधक अव्यय वे शब्द हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं और उनके पहले परसर्ग
जो है आपका रहेगा, कोई ना कोई परफर्क लगा रहेगा। तो संज्ञा और सर्वनाम फिर संबंध इसमें बताएंगे। जैसे आपका ये क्या है, सर्वनाम है मैं, है ना, तो संबंध बताने का इसमें काम करेंगे हमेशा। मैं घर, तो मैं और घर इसके बीच में संबंध बता रहे हैं। मैं घर से दूर पहुंच गया, तो मैं यानी ये आपका सर्वनाम है, ये घर आपका जो संज्ञा है, इसके बीच में वो आपको बता रहे हैं ना, संबंध दिखा रहे हैं कि मैं घर से दूर पहुंच गया, तो इसमें आपको संबंध मिलेगा, है ना। तो ये आपका हो गया संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण। जैसे श्यामा के बाद कृष्णा जाएगी, तो श्यामा के बाद एक तो परफर्क लगा है कि, और उसके बाद कर रहे हैं कि जो के बाद है आपका, ये संबंध दिखा रहा है कि श्यामा के बाद कृष्णा जाएगी। तो इन दोनों में संबंध दिखाने का काम किया जा रहा है कि श्यामा के बाद कृष्णा जाएगी, है ना। तो संबंध बोधक अव्यय हो गया ये। ऐसे करें कि मेरे मकान के आगे, तो मेरे और मकान, है ना, के आगे करें, मेरे मकान के आगे शिव का भव्य मंदिर है। तो ये आपका संबंध दिखाया जा रहा है कि मेरे मकान, जो मेरा मकान है ना, इसके आगे शिव का भव्य मंदिर है। तो दोनों में संबंध दिखाया जा रहा है कि आगे जो है ये संबंध दिखाने का काम कर रहा है कि मेरे मकान के आगे शिव का भव्य मंदिर है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कि आगे संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ऐसे ही जैसे करें कि देवेंद्र की अपेक्षा उपेंद्र अधिक बुद्धिमान है, तो दोनों में संबंध जो है दिखाने का काम कौन कर रहा है कि की अपेक्षा, है ना, देवेंद्र की अपेक्षा उपेंद्र अधिक बुद्धिमान है, तो दोनों में आपका संबंध दिखाने का काम कौन कर रहा है, की अपेक्षा। तो आपका क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। और ये आपका की यहाँ पे परफर्क लगा है, तो इसमें ज़्यादातर परफर्क लगा भी रहेगा, है ना। अब ये है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, कह रहे हैं कि जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभावों को व्यक्त करते हैं। यानी इसमें क्या होगा आपका, इसमें है कि जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि तीव्र मनोभावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब इसको आप लोग समझ लीजिए। जैसे उदाहरण करें कि वाह वाह क्या कहने, है ना, तो ये आपको तीव्र मनोभाव को व्यक्त कर रहा है कि वाह वाह। जैसे आ रहा है कि अरे तुम पढ़ लिख कर गाली देते हो, है ना, तो अरे जो है ये तीव्र मनोभाव को व्यक्त कर रहा है। अब उसमें क्या है आपका, जैसे विस्मय रहेगा, आपका हर्ष रहेगा, शोक, घृणा आदि ऐसे तीव्र मनोभाव रहेंगे। जैसे अरे आपका आ गया, है ना, ऐसे देखिए छी छी आ गया आपका, इतना घृणित व्यवहार। जैसे ओ आ गया आपका, आप पर इतना दुख, है ना। तो आपको ऐसे भाव देखने को मिलेंगे, जैसे विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका है विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएंगे, ये सब जितने हैं, है ना। जैसे वाह वाह आ गया, अरे छी छी ओ, ये सब आपके विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। अब एक बार आप लोग इसको यहाँ से देख लीजिए, डिफरेंट से देखिए। अव्यय आपका कह रहे हैं कि परिभाषा है आपकी अव्यय की, कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, अव्यय कहलाते हैं। हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि अव्यय क्या होता है। कह रहे हैं कि ये शब्द सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं, है ना। कह रहे हैं कि इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी नहीं बदलता, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर कह रहे हैं कि जैसे आज, कब, इधर उधर, किंतु परंतु, हैं, इस तरीके का मिलेगा। तो ये आपके अव्यय शब्द हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं अव्यय के भेद। अव्यय के भेद कितने हैं, 4 भेद हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अव्यय के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, अब देखिए अव्यय के कौन कौन से भेद हैं। पहली बात तो क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। अब क्या हो जाएगा आपका कि देखिए जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब कह रहे हैं कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका स्थानवाचक होता है। तो स्थानवाचक में जैसे आपको ऐसे सेंटेंस मिलेंगे कि यहाँ, वहाँ, भीतर, बाहर, ये आपको स्थान को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये सब स्थानवाचक हो जाएंगे। जैसे दिशावाचक में इधर उधर, दाएं बाएं, है ना, तो ये आपका हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कालवाचक में क्या क्या आएगा, तो ये आपका कालवाचक, देखिए कालवाचक
कालवाचक में आपको क्या है, जैसे समयवाचक में करें जैसे आज, कल, अभी, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। अवधिवाचक जैसे रात भर, दिन भर, आज, कल, ये सब देखने को मिलेगा आपको। बारंबारतावाचक जैसे हर बार, कई बार, प्रतिदिन, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद आपका है परिमाणवाचक आएगा। तो परिमाणवाचक में आपका क्या होगा, जैसे अधिकता बोधक जैसे बहुत, खूब, अत्यंत, ये सब देखने को मिलेगा। या फिर न्यून बोधक आपको जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए ये है आपका पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक, श्रेणी बोधक। तो ये आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, ऐसे आप पहचान सकते हैं। जैसे ये आपका रीतिवाचक, तो हम लोग रीतिवाचक भी पढ़ चुके हैं, जैसे ऐसे, वैसे, जैसे, मानो, है ना। ये सब रीति बताने का काम कर रहा है। जैसे धीरे, अचानक, तो इसको जब सेंटेंस में आप फ्रेम करेंगे ना, तो आपको ये रीति बताने का काम करते हैं, तो ये आपका रीतिवाचक हो जाएगा। अब हम लोग जो आपका था कि अव्यय के जो 4 भेद थे, उनमें से एक संबंध बोधक है आपका, है ना। पहले क्रिया विशेषण था, अब ये संबंध बोधक है। संबंध बोधक मतलब प्रीपोजिशन। तो देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है आपका, कह रहे हैं कि जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, है ना। कह रहे हैं कि जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं, है ना। जैसे वह दिन भर काम करता है, वह दिन भर काम करता रहा, है ना। मैं विद्यालय तक गया था। ऐसे ही आप इसको मतलब क्या है, इसमें संबंध दिखाने का काम किया जा रहा है कि तक जो है संबंध दिखाने का काम कर रहे हैं, भर जो है, बिना जो है, ये आपका संबंध दिखाने का काम कर रहा है, तो आपका ये संबंध बोधक हो गया। अब उसके बाद देखिए, चूँकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं ना पूरा, तो बस एक बार रिविजन तौर पर आप लोग देख लीजिए। जैसे कह रहे हैं कि अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय की 14 प्रकार हैं, कौन कौन से, तो इसको आप लोग एक बार पूरा देख सकते हैं। ये अर्थ के आधार पर संबंध बोधक हैं, है ना। तो एक बार आप लोग इसको एक नज़र देख सकते हैं, पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है, देखने पे ही समझ में आ जाएगा क्या है ना। तो पूरा एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, ये आपका। फिर उसके बाद आपका तीसरा है समुच्चय बोधक। तो ये आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक में क्या होगा आपका, देखिए समुच्चय बोधक में कंजंक्शन, है ना। तो कंजंक्शन आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में भी, कंजंक्शन, है ना। तो समुच्चय बोधक को इंग्लिश में कंजंक्शन कहा जाता है, यानी जो जोड़ने का काम करता है। तो कह रहा है कि दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, है ना, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो सूरज निकला आपका एक वाक्य था, पक्षी बोलने लगे दूसरा वाक्य था, जोड़ने काम कौन कर रहा है, और जो है, तो आपका ये कंजंक्शन है आपका, यानी समुच्चय बोधक अव्यय है आपका। अब यहाँ देखिए, यहाँ और जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है ना। अब देखिए फिर कह रहे हैं आपसे कि समुच्चय बोधक अव्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। जो आपके समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो कौन कौन से होंगे आपके, एक तो देखिए समानाधिकरण और दूसरा होता है आपका व्यधिकरण। एक तो समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। कह रहे हैं कि पुनः समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद हैं। कौन कौन से, एक तो आपका संयोजक, इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं, है ना। एक बार आप लोग इसको बस केवल देख लीजिएगा एक नज़र, ठीक ना। अब हम लोग आगे देखते हैं विस्मयादि बोधक वाला, क्योंकि देखने से पता चल जाएगा ना, ये आपका संयोजन का काम करता है, सब जोड़ने का काम करेगा। तो आपको देख करके पता चल जाएगा कि हाँ ये सब अगर देखने को आपको मिल रहा है, तो यानी आप जान जाइए कि हाँ ये कंजंक्शन है, यानी समुच्चय बोधक अव्यय है ना। ये आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंग्लिश अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको मिला होगा ये सब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब। तो ये आपका विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में क्या होता है, कहना कि जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, ठीक है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय, है ना, वह चल बसा। तो इसमें क्या है आपका कि हाय वह चल बसा, तो ये आपका विस्मयादि बोधक। जैसे हाय जो है ना, ये आपका विस्मयादि बोधक का मतलब है अव्यय, है ना। अब देखिए कह रहे हैं कि इस अव्यय में निम्न उपभेद हैं। कह रहे हैं कि हर्ष बोधक, जैसे वाह, आहा, ये सब हर्ष यानी खुशी का आभास करा रहे हैं, है ना। जैसे शोक बोधक में आपका हाय आ गया, तो ये शोक बोधक है ना। काफ, ये सब शोक बोधक का है। ऐसे आश्चर्य बोधक में आपका होगा, देखिए ये आपका
आश्चर्य बोधक में आ जाएगा। फिर उसके बाद स्वीकार बोधक होता है आपका, फिर अनुमोदन बोधक होता है आपका, है ना। ये फिर ठीक, अच्छा, हाँ, ये सब क्या कर रहा है, अनुमोदन का काम करना है। तिरस्कार बोधक होगा कि छी, हट, ठीक, ये सब। तो एक बार आप लोग इसको बस देख सकते हैं, एक नज़र समझ में आ जाएगा, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है ना। फिर उसके बाद आपका निपात क्या चीज़ होता है, एक बार इसको भी आप लोग जान लीजिए, कभी कभी पूछ देते हैं निपात, है ना। देखिए निपात क्या होता है, मूलतः निपात का प्रयोग अवयवों के लिए होता है, लेकिन ये शुद्ध अवयव नहीं होते हैं, जो है ना। अवयव अवयव मतलब शुद्ध अवयव नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। कह रहे हैं निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य यानी अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। कह रहे हैं कि निपात सहायता शब्द होते हैं, शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, है ना। तो इसको एक बार आप लोग पूरा देख लीजिएगा। पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है। निपात 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक बार आप लोग यहाँ से देख लीजिए कि निपात कौन कौन से होते हैं। कभी कभी दे देते हैं, पूछ देंगे कि इनमें निपात कौन सा है, पहचानने के लिए फंटे में दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कोई एक दे देंगे, और तो कहेंगे कि इनमें निपात कौन सा है, पहचानिए, है ना। तो इसलिए एक बार बस देख लीजिए ताकि जानते रहिए कि निपात क्या चीज़ होता है। ऐसे इसको आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा करें। हिंदी में अधिकांशतः निपात जो है उस शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं जिनको वे विशिष्टता या बल प्रदान करते हैं। जैसे रमेश ने ही मुझे मारा था, अर्थात रमेश के अलावा और किसी ने नहीं मारा था, है ना। इसे अर्थ तो ये निकला ना। फिर उसके बाद करें कि रमेश ने ही, तो ये जो ही शब्द आ रहा है ना, ये आपका जोर देने का एक तरफ से काम कर रहा है कि मतलब कह रहे हैं कि रमेश ने ही मारा था, यानी ये आपका निपात है एक तरफ से। इसमें क्या कर रहे हैं कि विशिष्टता या बल प्रदान करने का ये काम करता है ना। कर रहे हैं इस प्रकार निपात वाक्यों में नया अथवा गहन भाव प्रकट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कर रहे हैं अव्यय अव्यय का पद परिचय, वाक्य में अव्यय का पद परिचय देने के लिए अव्यय उसका भेद उससे कह रहे हैं कि संबंध रखने वाला, देखिए संबंध रखने वाला पद इतनी बातों का उल्लेख करना चाहिए, जैसे कह रहे हैं कि वह धीरे धीरे चलता है। कह रहे हैं धीरे धीरे अव्यय क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक और क्रिया चलता की विशेषता बताने वाला। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इतना आप समझ चुके होंगे कि जो आपका निपात होता है वो जो है क्या करता है, निपात एक तरफ से जोर देने का काम करता है ना, विशिष्टता प्रदान करने का काम करता है, जोर देने का काम करता है, जो निपात होते हैं। तो निपात कौन कौन से हैं, एक बार आप लोग उच्चारण देख लीजिएगा। तो अगर हम लोग अब कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं उनको देख लेते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे बनता है, करें कि अविकारी शब्द होता है। अविकारी शब्द क्या होता है, अव्यय। अव्यय जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या बना है, कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण है, इनमें क्रिया विशेषण कौन सा है। अब बताइए इसमें क्रिया विशेषण कौन सा होगा, 79 आपका धीरे धीरे। ये तो क्रिया विशेष की विशेषता बता रहा है, मतलब धीरे धीरे, ये क्या है आपका क्रिया विशेषण है। हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा ये सब डिटेल में। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि अव्यय के कितने भेद हैं, अब बताइए कितने होंगे, 4, सिंपल सा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि क्रिया विशेषण किस में प्रयुक्त हुआ है, 81। कह रहे हैं कि वह धीरे धीरे बोलता है, तो बोलना की विशेषता के बता रहा है कि धीरे धीरे बोलता है ना। तो ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद और अब इसमें देखिए आपसे 85 में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है। तो विकारी शब्द क्या होता है आप लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना। विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका डी वाला, है ना। देखिए और क्वेश्चन आपका है इधर, कह रहे हैं कि कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। अब इसमें बता दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 88 का तेज। यही तो आपको बता रहा है क्रिया का विशेषण, क्रिया की विशेषता, है ना। तो तेज हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए पूछ लिया गया है कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, कितनी बार ये मिलेगा क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर क्या होगा, 95 का 3।
करें अव्यय के भेद जो है इसका क्या हो जाएगा 96। 96 का आंसर क्या होगा 4। सिंपल सा ऐसे ही क्वेश्चन होता है, बहुत कठिन कठिन नहीं होता है, लेकिन अगर आप पढ़े हैं इसको तब आप आसानी से कर ले जाएंगे, है ना। देखिए इधर अगर आप देखना हो कोई क्वेश्चन अगर हो तो अब इधर नहीं है। तो ये था आपका वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा था। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।